हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यह ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, मैं वहां भी शेयर करता हूं। आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी है कि अब हमने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, कोई भी विषय पढ़ना है, कोई भी वीडियो देखनी है तो आसानी से अब आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं और इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैं प्रश्न रखता हूं आप सभी के सामने कि पहला प्रश्न उस दिवस से संबंधित होता है। तो आज है 12 जनवरी और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि युवा पीढ़ियों को प्रेरित करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी 1863 को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। उन्हीं की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद का, तो उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अब वो क्यों प्रसिद्ध हुए थे? देखिएगा, उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था 1893 में शिकागो में, अमेरिका, जो कि विश्व धर्म महासभा थी और इसमें उन्होंने भारत के लिए सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और इसीलिए 1893 में यह किया गया था, जिसके पश्चात 1984 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की। तो इस दिवस को मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स की तरफ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है, किस देश का विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिरा? तो ऐसा कौन सा देश है जिसका जो विमान है वो क्रैश हो गया है? तो अब इंडोनेशिया का विमान जो है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। इंडोनेशिया का विमान जो है वो टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिरा है। तो बात करते हैं थोड़ा उसके बारे में और जानकारियां कि ये जो विमान है ये इंडोनेशिया के जकार्ता से 62 लोगों के साथ पोंटियानक के लिए उड़ान भरी थी इसने। इसका पूरा नंबर है कि बोइंग 737-500, ये इस विमान का नंबर है। उसके बाद बात करते हैं कि क्योंकि इंडोनेशिया का विमान है तो इंडोनेशिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। मुद्रा क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। और राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। ये तो सारी बातें हमने पढ़ी इंडोनेशिया के बारे में। लेकिन दो प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंडोनेशिया देश है ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो ये तो होती है कि सभी आबादियों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जो देश है वो भी इंडोनेशिया ही है, यानी कि पूरी दुनिया में इसका चौथा नंबर है। और अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, मुस्लिम आबादी की बात करें तो इसका नंबर पहला आता है। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता है, चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया गया है। तो अब एक नई समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञ। अब बात करते हैं कि इसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, इसका नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका नेतृत्व जो करेंगे वो है प्रीति पंत, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका यहां से सही होगा। तो प्रीति पंत अब इस समिति का नेतृत्व करेंगे। जानकारियां बढ़ते हैं इसके बारे में और भी। जैसे बात करते हैं कि गठन इसका किसके द्वारा किया गया है, तो इसका गठन किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अब चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, यानी कि जो 5वां संस्करण है NFHS 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य। बात करते हैं कि इस समूह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य के कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल होंगे। तो ये तो इसके बारे में जानकारी। अब देखिएगा कि ये सर्वेक्षण जो है 5वां सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इससे पहले इसका अर्थ है कि 4 सर्वेक्षण किए जा चुके हैं। कब कब किए गए हैं वो सारी बातें पढ़ते हैं। सबसे पहला सर्वेक्षण जो था वो वर्ष 1992-93 में किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण 1998-99 में किया गया।
तीसरा सर्वेक्षण 2005-6 में किया गया और चौथा जो सर्वेक्षण था वो 2015-16 में किया गया था। सभी सर्वेक्षण जो थे वो राउंड, जितने भी सर्वेक्षण राउंड हुए हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई के द्वारा आयोजित किए गए। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से आप सभी को मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। अपने संविधान को जानने एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है अपने संविधान को जाने। अपने संविधान को जाने ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी पे लिखा है केंद्रीय सरकार, यानी कि केंद्रीय सरकार ने अब अपने संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, संविधान की जानकारियां फैलाने के लिए, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इस उद्देश्य से केंद्रीय सरकार ने अपने संविधान ये एक अभियान जो है वो शुरू किया है। अब बात करते हैं कि ये जो अभियान है ये देश भर के स्कूली बच्चों को, कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों में शुरू किया जाएगा। ये घोषणा किसने करी है? तो ये घोषणा करी गई है ओम बिरला द्वारा, और ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। अब एक दो बातें और बताता हूं, क्योंकि संविधान के बारे में बताया गया है तो भारत के संविधान से एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब अंगीकार किया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? तो ये सारे प्रश्न इसमें आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो अंगीकार अलग और उसके बाद लागू अलग किया गया। तो ये दोनों बातों का आपने ध्यान रखा है। उसके बाद बात करता हूं कि भारत का जो संविधान है वो विश्व के किसी भी गणतंत्र देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से मिली। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि पीरियड रूम की स्थापना किस राज्य में द्वारा करी गई? तो पीरियड रूम की स्थापना जो है वो किस राज्य द्वारा करी गई है? अब ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में पीरियड रूम की स्थापना जो है महिलाओं के लिए करी गई है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में कि महाराष्ट्र के ठाणे शहर के एक सार्वजनिक शौचालय में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वतंत्र स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये ठाणे नगर निगम TMC के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और बात करते हैं कि इस प्रकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई यह देश में पहली पहल है। अब यहां पर देखिएगा, आपने पढ़ा है TMC अर्थात ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये उसका लोगो भी मैंने आप लोगों के सामने लगाया हुआ है। बात करें TMC के मेयर कौन है? तो नरेश महास्क, जो कि शिवसेना से संबंध रखते हैं। और डिप्टी मेयर की बात करें तो पल्लवी कदम, वो भी शिवसेना से ही है और TMC की डिप्टी मेयर है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों के स्क्रीन पे आता है कि विशेष पुनरुद्धार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अब एक विशेष पुनरुद्धार, पुनः उद्धार अभियान जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा अब ये शुरू किया गया है। अब ये 7 जनवरी से 6 मार्च तक शुरू किया गया। इस विशिष्ट पात्र योजनाओं की नीतियों को नियम और शर्तों के अधीन एक अनपेड प्रीमियर की तारीखों से 5 वर्षों के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ले रखी थी जिसकी अब आपने किस्तें भरना बंद कर दी है, तो अब आप दोबारा से, जो कि पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत हुई है, तो अब आप दोबारा से उनको शुरू कर सकते हैं, भर सकते हैं और अपने जो वो सुविधाएं थी, अपनी जो LIC थी उसको अब दोबारा से जीवित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो पॉलिसी धारक है उनको 20% लेट फीस की छूट भी दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। अब देखिएगा LIC अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है इसकी। बात करें इसकी स्थापना की तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना करी गई थी।
मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है और इसके चेयरमैन है M.R. कुमार। M.R. कुमार जो हैं वे इसके वर्तमान में चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद आता है आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, क्योंकि आज के प्रश्न के बाद में वीडियो समाप्त नहीं होती, इसके बाद 5 प्रश्न और भी आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरी देखा करो। बात करता हूं कि अमेरिकी प्रशासन में उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया, तो किसे अब अमेरिकी प्रशासन में जो बाइडेन के द्वारा उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया है, ये आपने प्रश्न देना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे उनको जो मेरी आने वाली पुस्तक है वो उपहार स्वरूप भेंट की जाएगी। बात करता हूं कल के प्रश्न की। जो पिछला प्रश्न हमने पूछा था, तो पिछला प्रश्न पूछा था कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन वे किस पार्टी के थे? तो वे कांग्रेस पार्टी के थे। बहुत से बच्चों ने लगाया है कि एनसीपी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो गुजरात के हैं, तो गुजरात में तो एनसीपी का कोई महत्व नहीं है। गुजरात में एनसीपी पार्टी का कोई इतना बड़ा अस्तित्व नहीं है। एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र में जरूर है, लेकिन गुजरात में उसका बहुत ज्यादा जो है अस्तित्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा वो कांग्रेस से संबंध रखते थे। बीजेपी जो है वो वर्तमान में पिछली 4 योजनाओं से बीजेपी वहां पर है, लेकिन इससे पहले वहां पर कांग्रेस की सरकार थी। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि माधव सिंह का जो निधन है वो 94 वर्ष की उम्र में हुआ है, अर्थात वो 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इससे पहले। तो इस बात को आपने पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ, कि किसके द्वारा 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बताकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। तो अब ऐसे कौन है जिन्होंने 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बताया है? तो अब प्रेषा खिमानी, यानी कि ऑप्शन ए जो है प्रेषा खिमानी 5 वर्षीय लड़की है जिन्होंने की 4 मिनट 17 सेकंड में 150 देशों का नाम बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिएगा फोटो आपके सामने है कि पुणे की 5 वर्षीय प्रेषा खेमानी ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और इसके साथ साथ उन देशों की राजधानी भी बताई गई है और उन देशों के झंडों को भी इन्होंने चिन्हित किया है। और इसके साथ साथ उन्हें यंगेस्ट किड टू आइडेंटिफाई फ्लैग्स एंड कंट्री नेम का खिताब भी दिया गया। तो ये सारी जानकारियां थी जो मैंने आप सभी से इस प्रश्न से दी है। बात करता हूं 7वें प्रश्न की, कि किसके द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है वो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानकारियां पढ़ते हैं कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो ये कोयला खदान जो है उनके सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने का एक ऑनलाइन मंच है। और बात करते हैं क्योंकि कोयला खदान से संबंधित है, तो कोयला खदान की अगर बात करें तो केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह जोशी। प्रहलाद सिंह जोशी जो हैं वे केंद्रीय कोयला मंत्री भी हैं। और कोयला खदान के लिए अब जो है सिंगल विंडो सिस्टम अमित शाह ने शुरू किया है, जो कि पारदर्शिता लाने का मुख्य कार्य करेगा। तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न से। उसके बाद 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 11 से 17 जनवरी, ऑप्शन डी, कि 32वां जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है ये 11 से 17 जनवरी 2021 तक इसे शुरू किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में सड़कों और गलियों को सुरक्षित बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया जाने वाला अभियान है, जिसकी विषय वस्तु थीम है सेव योरसेल्फ टू सेव योर फैमिली। ये इसकी विषय वस्तु है। और यहां से एक प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनता है कि क्योंकि ये सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वर्तमान में नितिन गडकरी जो हैं वे इस मंत्रालय को संभाले हुए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आता है कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सेवा किस राज्य में शुरू की गई? तो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए जो मुफ्त सेवा बस सेवा शुरू करी गई है, ये शुरू करी गई है असम, ऑप्शन बी, असम में ये सेवा शुरू की गई है। किसने करी है?
ये बात करते हैं तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में ये मुफ्त बस सेवा जो है वो शुरू करी है। ये किस योजना के तहत शुरू करी गई? तो भ्रमण सारथी योजना के तहत इसे शुरू किया गया है और 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई गई है और उन्हें रवाना किया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि असम भ्रमण योजना जो है इसको असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्वा ने इससे पहले ही मार्च 2020 में लॉन्च कर दिया गया था, जिसके पश्चात लॉकडाउन हो गया था और इस योजना का बहुत ज्यादा कार्यकाल नहीं हो पाया था। तो इसके बाद अब इसी योजना के तहत ही मुफ्त बस सेवा जो योजना है वो शुरू करी गई। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। तो आज इससे पहले प्रश्न की तरफ बढ़े, थोड़ी जानकारी और देख लीजिएगा कि असम में शुरू करी गई है। तो असम के बारे में हम बात करते हैं कि असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जिले कितने हैं? वर्तमान में 33 है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 14 है और देश में जो असम है वो चाय के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि नासा द्वारा आयोजित एक ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेता कौन बने हैं? तो ये जो ऐप के चैलेंज के विजेता बने हैं वो बने हैं आर्यन जैन। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन सी आर्यन जैन जो है वे इस चैलेंज के विजेता बने हैं और वे सन सिटी स्कूल गुरुग्राम हरियाणा के छात्र हैं। नासा ने शुरू करी है। तो नासा के बारे में बताता हूं कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जुलाई 1958 में करी गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और बात करूं अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर की तो जिम ब्रिडेनस्टाइन जो है वे इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद में बात करता हूं कि ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसके पीडीएफ को आप ज्ञानकोश फेसबुक पेज से डाउनलोड करें या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से। और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें, कमेंट करें, अपने विचार जरूर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।